हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। हम लोगों ने जो साइंस का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया था उसका ये सेकंड क्लास है। अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखें। मैं उसका जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, प्लीज़ ज़रूर देखें। मैं इतना एश्योरेंस के साथ बोल सकता हूँ दैट अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें यदि साइंस का क्वेश्चन आया तो इस साइंस का क्वेश्चन सीरीज जो मैं बनाया हूँ इसमें से ज़रूर आपको क्वेश्चन उसमें मिलेगा। वो तो पेपर देने के बाद आपको पता चलेगा। सो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और चैनल को शेयर कीजिएगा। चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस? निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, जिसे हंसाने वाली गैस भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है N2O। आप लोग प्लीज़ फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, काहे तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन में आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाफिंग गैस, उसमें से ऑप्शन रहता है N2O, NO2, N2O4, N2O3, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लाफिंग गैस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है ये भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यह क्या होता है? NO2। फिर नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड क्या होता है? N2O4। N2O4। और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो N2O3 होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड फॉर फ्रूट राइपनिंग? फल को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो है ये फ्रूट को पकाने में यूज होता है। जैसे आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, यदि केले को पकाते हैं, यदि कच्चा केला यदि ले आते हैं घर, यदि उसे पकाना होता है तो आप लोग कार्बाइड बोला जाता होगा घर में, कार्बाइड खरीद के लाए और इसे किसी पैकेट में बंद करके रख देते हैं और उसके अंदर में कार्बाइड डाल देते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद जो होते हैं वो फ्रूट पक जाते हैं। तो फ्रूट राइपनिंग में किसका यूज होता है? वो होता है कैल्शियम कार्बाइड का। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन बी, सी वाटर, समुद्री का पानी। अब देखते हैं ऑर्डिनरी वाटर जो होता है, ऑर्डिनरी वाटर जो है गुड कंडक्टर नहीं, बैड कंडक्टर कहलाता है। बैड कंडक्टर क्यों? इसमें जो आयंस होते हैं बहुत ही कम होते हैं, फ्री आयंस कम होते हैं, और सी वाटर में जो होते हैं आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। राइटिंग के लिए सॉरी। और बॉइल्ड वाटर जो होते हैं इसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं, फ्री आयंस बहुत कम होते हैं। और डिस्टिल्ड वाटर में तो आयंस होते ही नहीं है, आयंस नहीं होते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस के नाम से उसमें नहीं आता है। मिथेन जो है ये आता है, CO2 भी आता है, CFC भी आता है। उसमें से भी सबसे ज़्यादा कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट करता है? मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट किसका रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम रोल रहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करने में। ग्रीन हाउस उसे बोलते हैं जैसे जो सन से जो लाइट आती है, वो लाइट यदि पृथ्वी पर आया और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाता है और वो किसी तरीके से ट्रैप हो जाए, वो नहीं रहे, उसी को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करते हैं। मतलब किसी जो ये भी देख रहे होंगे आप लोग, जब जो देखते हैं पॉलीथीन में जो ये एक पॉलीथीन का बैग बना लिया जाता है, उसके अंदर जो खेती किया जाता है वो सारा ग्रीन हाउस की वजह से वो सब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय? पानी और अल्कोहल के मिक्सन को अलग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में भी किस टाइप का डिस्टिलेशन? तो वो हो जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब कभी कोई लिटिल लिटिल जो यूज़ करता है तो उसमें क्या करता है, अल्कोहल में जो वाटर मिलाते हैं, जब यदि आपको मन करे
यदि मुझे नीट करना है, उसमें से पानी निकाल के तब अल्कोहल ही डायरेक्ट पीना है, तो उस टाइम में यदि आपका मन करे तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। सॉरी, ये मस्ती में था। तो ऑप्शन ए फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन नॉर्मल जो होता है निष्पादन, इसे कोई भी चीज़ को छानते हैं जिसमें से उसमें से जो कोई भी दो तीन ऑब्जेक्ट यदि कुछ मिश्रण रहता है, उसमें से जो चीज़ को छानना रहता है उसी को नॉर्मल फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? वाष्पीकरण। इवेपोरेशन इज लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना, वेपर में बदलना, उसे क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। एक है डिकंसेशन, निस्सारण। डिकंसेशन क्या होता है? जो यदि कोई भी सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड, जैसे कोई भी सॉलिड रहा, इसमें जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है, इसमें से यदि लिक्विड को हम सेपरेट कर ले, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिकंसेशन, निस्सारण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ए रियल गैस कैन एक्ट एज एन आइडियल गैस इन। एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस के रूप में कार्य करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रियल गैस आइडियल गैस के कंडीशन में कब करता है? एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। कौन सा ऑप्शन में है? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ऑप्शन बी। रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर कम कर दो, तो वो क्या कहलाएगा? आइडियल गैस। आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होता है? आइडियल गैस फॉर्मूला, तो PV इक्वल्स टू nRT। ये क्या होता है? प्रेशर होता है, ये क्या होता है? वॉल्यूम होता है, और ये मोल्स होते हैं, और ये होता है गैस कांस्टेंट, ये होता है टेम्परेचर। हो सकता है कभी पूछ दिया जाए ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, तो याद रखिएगा PV इक्वल्स टू nRT, यह एक आइडियल गैस फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 32 है, द क्रेडिट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर गोज टू। प्रथम परमाणु रिएक्टर के निर्माण का श्रेय जाता है, ये किसे जाता है? तो ये फर्मी को जाता है। फर्मी जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर के कंस्ट्रक्शन में इनका सबसे पहला रोल रहा था। अब दूसरा देख लेते हैं दूसरे साइंटिस्ट का भी, नील बोर का क्या रोल रहा था। नील बोर जो इनका ये रोल रहा था, कोई भी एटम है, ये एटम रहा, ये न्यूक्लियस रहा, न्यूक्लियस में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इन्होंने ये बोला था इलेक्ट्रॉन जो है ये चारों साइड रोटेट करता है। ये सिद्धांत किसने दिया था? थ्योरी इन्होंने नील बोर ने दिया था। आइंस्टीन का तो थ्योरी तो जानते ही हैं, तो E इक्वल्स टू mc²। तो E जो होता है, एनर्जी जो होता है, मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। ओपेनहेमर जो है, इन्होंने क्या दिया था? एटम बम जो होता है उसका उन्होंने डिजाइन किया था और रिसर्च किया था। इन्होंने ओपेनहेमर जो है, इन्होंने एटम बम के डिजाइन किया एंड रिसर्च किया। अभी जो एटम बम जो रहता है, जो भी है, उसके शेप को कौन सा दिया था, चाहे उसके बारे में रिसर्च कौन किया था? तो ये ओपेनहेमर ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 33, PVC इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। PVC को पॉलीमराइजेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC का फुल फॉर्म ये होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये देखिए नाम से ही है, पॉली मीन्स बहुत सारा, विनाइल क्लोराइड, बहुत सारा विनाइल क्लोराइड मिलकर क्या बनाता है? PVC बनाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रोपीन जो होता है, बहुत सारा प्रोपीन पॉलीप्रोपीन बनाता है। एस्टेरीन जो होता है पॉलीएस्टेरीन, पॉलीएस्टेरीन जो है पॉलीस्टाइरीन, ये देखिए पॉली है, स्टाइरीन, बहुत सारा स्टाइरीन मिलकर पॉलीस्टीरीन बनाता है। और एसिटाइलिन जो होता है उसी तरीके से ये भी पॉलीस्टाइरीन बनाता है, पॉलीएसिटाइलिन, एसिटाइलिन। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्योंकि। तो पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है KMnO4।
KMnO4, ये है पोटेशियम परमैंगनेट। ये पानी के लिए क्यों पानी को साफ करने के लिए क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि KMnO4 जो है यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यह एक ऑक्सीकरण एजेंट है, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इस वजह से इसे जो है पानी को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू सल्फेट ऑफ मेटल कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द यूज ऑफ। धातु के सल्फेट के कारण पानी की अस्थायी कठोरता को किसके उपयोग से नष्ट किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जियोलाइट। जो पानी जो इम्प्योर होता है, मतलब जो हार्ड होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ, हार्ड वाटर जो होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ किसके वजह से? तो क्लोराइड, नाइट्रेट्स एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यदि आपसे पूछ भी दिया जाए पानी का हार्डनेस क्यों रहता है, अस्थायी कठोरता क्यों रहता है? क्योंकि उसमें क्लोराइड, नाइट्रेट एंड सल्फेट किसका रहता है? कैल्शियम का एंड मैग्नीशियम का रहता है। और उसके हार्डनेस को जो ये रहता है उसके किसके द्वारा हटाया जाता है? तो वो जियोलाइट के द्वारा। जियोलाइट हेल्प टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, इसे हम लोग जो है किस में पढ़ेंगे? तो इसे पढ़ लेंगे हम लोग ज्योग्राफी में। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, क्लाउड बस्टिंग वगैरह, गलती से यहाँ पे आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, ए डबल कॉन्वेक्स एयर बबल इन वाटर वुड बिहेव एज ए। पानी में एक दोहरा उत्तल वायु बुलबुला इस प्रकार व्यवहार करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डाइवर्जेंट लेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपसारी लेंस। ये जो डबल कन्वेक्स एयर बबल्स जो रहेगा पानी में, तो वो कैसा बिहेव करेगा? तो वो कॉन्वेक्स डाइवर्जेंट लेंस, जिसको और क्या बोला जाता है? कॉनकेव लेंस भी बोला जाता है, कॉनकेव लेंस भी बोला जाता है। तो कॉनकेव लेंस का क्या होता है? डायग्राम बना के देख लेते हैं। इसे कॉनकेव लेंस बोलते हैं। यदि कोई लाइट इस तरीके से आया, लेंस के थ्रू पास होगा, तो इस तरीके से ये डाइवर्ज हो जाता है। इसी को कॉनकेव लेंस बोलते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस किसे बोलते हैं? तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, जिसे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। जैसे कोई लाइट आया इस तरीके से, ये कन्वर्ज हो जाएगा, मतलब पास आ जा लगता है, कन्वर्ज हो जाता है, इस वजह से इसे कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, ए लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ कंसर्न मीडियम पेयर सफर्स। संबंधित मीडिया युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश विवरण को नुकसान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब। इसके लास्ट वाले क्लास में भी मैंने बताया था, TIR के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये कंपलसरी एक कंडीशन बना हुआ है, लाइट को डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जाना होगा, लाइटर मीडियम में जाना होगा, तब जो है TIR होगा। तो ये क्या होगा? ऑप्शन सी। TIR का एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, ऑप्टिकल फाइबर, मिराज, ये सारा जो है TIR में आता है। रिफ्रैक्शन जो है, इसके लिए क्या होता है? लाइट को, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ अपवर्तन को। रिफ्रैक्शन जो होता है, लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना होता है, दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यदि किसी बाल्टी में आप जो है सिक्के डाल दीजिए, कोई भी कॉइन डाल दीजिए, ऊपर से देखिए तो आपको थोड़ा ऊपर दिखेगा, उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन जो होता है,
डिस्क या सीडी। जब आप सीडी वगैरह डिस्क को जो है धूप में लेके जाइए और उसे थोड़ा टिल्ट वगैरह कीजिएगा तो आपको बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा, बहुत सारा कलर का मल्टी कलर में दिखेगा, खूबसूरत दिखेगा। उसके पीछे का क्या रीजन है, वो होता है विवर्तन, जिसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 39 है, ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय। लोहे के बुरादे और रेत के मिश्रण को अलग किया जाता है। आप खुद सोच लीजिए, लोहा ले लीजिए और बालू ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिएगा, वो नहीं दिख रहा है तो आप क्या तरीका अपनाइएगा? एक आप क्या कीजिएगा, सबसे आसान तरीका है, मैग्नेट को लेकर आइए, चुंबक को लेकर वहां पे रखिएगा, जो भी मैग्नेट वो आयरन रहेगा वो मैग्नेट में चिपक जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण। हीटिंग तो जानते हैं, ये जब गर्म करते हैं तो उसे हीटिंग बोलते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होना, वेपर में कन्वर्ट होना इसे हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। हैंड पिकिंग तो नॉर्मल हाथ से बीनना, हाथ से चूरना, इसे हैंड पिकिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्टिलेशन। वो भी किस टाइप का डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, ए प्लांट विथ कंपाउंड लीफ, मिश्रित पत्तियों वाला एक पौधा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पपाया। देखिए लीफ जो होते हैं, लीव्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंपल लीफ, दूसरा होते हैं कंपाउंड लीफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण पत्ती, दूसरे को बोलते हैं मिश्रित पत्ती। साधारण पत्ती कैसा होता है? जैसे आप नीम का पत्ता लेके देख ले, इस तरीके से ये रहा और ऐसे पत्ता बना हुआ रहेगा। ये जो है साधारण पत्ती होता है। मिश्रित पत्ती क्या होता है? इस तरीके से रहा। आप पपाया का पत्ता लेके तोड़ के देखिएगा, यहाँ पे ये रहेगा और यहाँ से इस तरीके से निकला हुआ रहेगा, इस तरीके से रहता है। एक मतलब फिक्स शेप नहीं रहेगा, ऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब जैसे इसमें क्या है, ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ से निकला, ये भी निकला, ये भी निकला, एक फिक्स दूरी पे दूसरा भी आता है, तीसरा भी आता है, चौथा भी आता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहता। इसी को क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीफ बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पपाया। यह एक मिश्रित पत्तियों का एक पौधा है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, ए रियल गैस कैन एक्ट एज एन आइडियल गैस। एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस के रूप में कार्य करती है। कब? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ए रियल गैस कैन बिहेव एज एन आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या है? आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होता है? तो पीवी इक्वल्स टू NRT, प्रेशर वॉल्यूम इक्वल्स टू मोल्स, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। बट ये भी है, आइडियल गैस कुछ होता नहीं है, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये थ्योरी में दिया हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ। ए रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस, एक वास्तविक गैस जो है आदर्श गैस कब बनता है? तो कम दबाव और उच्च तापमान पे बनता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ए सॉलिड कैन नॉट चेंज इट्स शेप इजिली कंपेयर टू लिक्विड बिकॉज ऑफ। तरल की तुलना में ठोस अपना आकार आसानी से नहीं बदलता है, क्योंकि। इसके पीछे का रीजन क्या है? सॉलिड में जो होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है सॉलिड में, ठोस में मजबूत आंतरिक आवनिक बल होता है। सॉलिड जो होते हैं, ये देखिए सॉलिड रहा, ये लिक्विड है, ये पानी है, यहाँ पे लिख देता हूँ नहीं तो पता नहीं चलेगा, बोलेंगे क्या है, और ये है गैस रहा। इसमें जो होता है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत चिपका हुआ होता है, बहुत प्रेशर लगा रहा होता है, फोर्स लगा रहा होता है, इसलिए जो है ये ईजिली अपना आकार नहीं बदलता है। पानी जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में गैप थोड़ा कम होता है, तो इसलिए जो अपना आकार ये बदल लेता है। गैस को जो है, गैस को क्या कीजिए, जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो तो अपना पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, क्योंकि इसके ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है, ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ए वेसल मेड ऑफ। जिंक क्लोराइड के घोल को निम्नलिखित से बने बर्तन में संग्रहित नहीं किया जा सकता है।
इसके पीछे का रीजन क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अल्मोनियम। जिंक क्लोराइड ZnCl2, ये किसके साथ, यदि एल्युमिनियम के साथ इसका रिएक्ट करवा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसे ये एल्युमिनियम जो है जिंक को रिप्लेस करके और ये खुद एल्युमिनियम क्लोराइड बना लेगा। इस वजह से जो है जिंक क्लोराइड के एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ये क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली नहीं बोलेंगे, मोर रिएक्टिव देन जिंक। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होता है, जो बेरिलियम, अल्युमिनियम, जिंक, ये एक सीरीज होता है। ऊपर वाला क्या करता है? नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है, मतलब ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू नीचे के जो एटम है, ये क्या करते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं। इस वजह से एल्युमिनियम के बर्तन में हम जिंक क्लोराइड को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ए सब्सटेंस व्हिच चेंज रेडली इनटू वेपर विदाउट हीटिंग इज कॉल्ड। वह पदार्थ जो बिना गर्म किए आसानी से वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, कहलाता क्या है? वो क्या कहलाता है? तो वोलेटाइल सब्सटेंस जो है, अस्थिर जो है, वोलेटाइल सब्सटेंस जो है इजीली जो है, अस्थिर जो सब्सटेंस आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसे वोलेटाइल बोलते हैं। जैसे आप देख लीजिए, इसका एग्जांपल में क्या आ जाएगा आपका? पेट्रोल ले लीजिए। पेट्रोल को लेके आप धूप में ही कहीं पे भी रखिएगा किसी बर्तन में, कंटेनर में, तो देखिएगा धीरे धीरे जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो कम होता जाता है। क्यों? कारण वो एक वोलेटाइल सब्सटेंस है। अब देखते हैं इफ्लोरेसेंट क्या होता है। ये सभी सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर लेते हैं। इफ्लोरेसेंट होता है सब्सटेंस व्हिच लूजेज वाटर व्हेन एक्सपोज टू एयर। यदि कोई भी सब्सटेंस है, जैसे मैंने एक घोल ले लिया मिट्टी का, ये मिट्टी रहा, ये गीला मिट्टी है, तो इसको क्या किया हम लोगों ने? इसे धूप में डाल दिया और इसमें से जो है ये क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। तो इसमें से जो पानी निकल जाएगा, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? इफ्लोरेसेंट बोलते हैं। सिंथेटिक, ये तो सिंथेटिक मटेरियल होता है जो नेचुरल प्रोसेस से नहीं बनता। इफरविसेंट क्या होता है? जब किसी भी गैस में, मतलब किसी भी लिक्विड में गैस बबल जो बनता है उसी को बोलते हैं इफरविसेंट। और उत्साही जो होता है, इसे फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल इन ए लिक्विड, उसी को क्या बोलते हैं? इफरविसेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, ए सुपर कंडक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एक सुपर कंडक्टर की विशेषता क्या होती है? तो उसका विशेषता क्या होती है? जीरो परमेबिलिटी, शून्य पारगम्यता। जो भी सुपर कंडक्टर होते हैं, सुपर कंडक्टर के कैरेक्टर को और हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? जीरो परमेबिलिटी, दूसरा क्या होता है? जीरो रेसिस्टेंस, शून्य अवरोधक, और क्या हो सकता है? जीरो रेसिस्टेंस, जीरो परमेबिलिटी, यही सारी चीज जो है सुपर कंडक्टर के कैरेक्टर होते हैं। इसमें कोई भी अवरोधक नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? एल्युमिनियम वगैरह सब जो है ये सारे सुपर कंडक्टर में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आते हैं 47। ए वोमैन हु वांट्स हर वूम टू प्रोड्यूस ए चाइल्ड फॉर अदर्स इज नोन एज। वह महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने के लिए अपनी कोख किराए पर देती है, वह क्या कहलाती है? वो कहलाती है सेरोगेट मदर, सेरोगेट माँ। सेरोगेट मदर का मतलब क्या होता है? जैसे आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो शाहरुख खान है और उनकी वाइफ जो है, उनके जो अभी जो नए बच्चे हैं, क्या नाम है? अवराम। ये जो है सेरोगेसी से पैदा लिया गया। सेरोगेसी का मतलब होता है कोई भी मेल है और ये फीमेल है, इसका स्पर्म ले लेते हैं और इसका जो है ओवम ले लेते हैं। ये दोनों लेके यहाँ पे बाहर में कहीं जो है लैब में फर्टिलाइज कर लिए, एम्ब्रियो बन गया, और इसे क्या करते हैं? कोई और ये लेडी रही जो ये कोख जो है अपना क्या बोले यूटेरस जो है अपने रेंट, मतलब उसे
बियर करती है और इसे क्या करते हैं, ले जाके इसके यूटेरस में डाल देते हैं और वहाँ पे जो है बच्चे बड़े होते हैं और वो जो है उसे क्या बोलते हैं, सेरोगेट मदर बोलते हैं। बायोलॉजिकल मदर क्या होते हैं, बायोलॉजिकल फादर जो नेचुरल फादर है, ये दोनों जो है ये इसकी नेचुरल, ये सेरोगेट कहलाएंगे, सेरोगेट। और ये दोनों जो है इस बच्चे के, ये जो बच्चा बनेगा ये दोनों जो है ये बायोलॉजिकल फादर कहलाएगा, बायोलॉजिकल फादर या मदर। स्टेप मदर तो जानते हैं, सौतेली माँ। एंड फोस्टर मदर क्या होता है, फोस्टर मदर को सिंपल भाषा में क्या बोले, पालक माँ, मतलब जो नैनी होती है, जो देखभाल करती है, उसी को क्या बोलते हैं, फोस्टर मदर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व सकता है वह क्या होगा, वह एक एटम है। एटम जो है वो डाल्टन के थ्योरी के अनुसार इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। एटम जो कोई भी एटम लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी होता है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे एटम, मतलब एक से ज़्यादा एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये एटम जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द मास ऑफ ए पार्टिकल। सापेक्ष के विशेष सिद्धांत के अनुसार एक कण का द्रव्यमान इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करें, ये थोड़ा टफ होगा, प्लीज समझिएगा, मैं ट्राई कर रहा हूं समझाने का। एक फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू एम नोट बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होता है। द मास ऑफ ए पार्टिकल, ये मास का पार्टिकल का पूछ रहा है, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को यदि हम बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ओवरऑल ये बढ़ेगा। ऊपर वाले को बढ़ाएंगे तो ओवरऑल ये बढ़ेगा, तो ये कम हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो मास जो बढ़ेगा इसके लिए क्या कर रहा है, वेलोसिटी को हम लोग को ओवरऑल बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ये जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक पर्यवेक्षक के संबंध में वेग में वृद्धि के साथ बढ़ता है। आप समझ गए होंगे इस फॉर्मूला से। यदि डाउट लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है, एसिटिक एसिड ऑन डीकार्बोक्सिलेशन गिव्स। डीकार्बोक्सिलेशन पर एसिटिक एसिड देता है तो क्या देता है, तो वो मीथेन देता है, जिसको बोलते हैं CH4। अब एक बार देख लेते हैं ये डीकार्बोक्सिलेशन एसिटिक एसिड कैसे देता है। तो स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में जो होता है, एसिटिक एसिड जो है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। और एक बार जो है इसे इस तरीके से भी, ये तो याद रखिएगा ही, जो बेसिक फॉर्मूला है, नॉर्मल फॉर्मूला है, बट ये C2H4O2 इसे भी याद रखिएगा। काहे तो क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है, मैंने देखा है। जो C2H4O2 है ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, उसमें ऑप्शन रहेगा एसिटिक एसिड, मेथनोइक एसिड वगैरह सब, इथाइल अल्कोहल वगैरह सब, वहाँ पे पहचानना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आप लोग याद रखिएगा, इसे भी एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। अब इसका स्टेप्स देखते हैं। तो CH3COOH प्लस NaOH ये बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा ये क्या बनाएगा, CH3COONA, जिसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, ये तो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये जो CH3CONA है, CH3COONA, ये क्या करेगा, ये फिर से NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CH4 प्लस Na2CO3। ये देख लिए मीथेन मिल गया हमें। इसलिए एसिटिक एसिड ऑन डीकार्बोक्सिलेशन ये क्या देता है, वो देता है मीथेन देता है।
चलिए थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा